ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आपके सामने भूपेश आनंद। मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं अमेरिकन, मैं लंदन। बेटा लेक्चर नंबर 3 हम कर रहे हैं सीएफए यूएसए लेवल 1 के लिए डेरिवेटिव्स, एंड विद इन डेरिवेटिव्स आई एम डूइंग रीडिंग नंबर 2 विच इज नेम्ड एज फॉरवर्ड कमिटमेंट्स, कॉमा, कॉन्टिजेंट क्लेम्स, features and comparison, and we have to see the types of these instruments. अब आप में से काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं पहले रीडिंग नंबर 2 ही क्यों कर रहा हूं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, आई थिंक इन लेक्चर नंबर 1 आई टोल्ड यू कि फर्स्ट आई हैव डिवाइडेड डेरिवेटिव्स 10 रीडिंग्स को इनटू 2 ब्लॉक्स। और पहला ब्लॉक है डेरिवेटिव को समझने का, उसके टाइप्स को समझने का, उसके यूजेस को समझने का, उसके बेनिफिट्स को समझने का, और उसके बाद ही आप उसकी प्राइस या वैल्यू लगा सकते हैं। पहले आप भटूरे छोले खाएंगे। बेटे भटूरे छोले नॉर्मल घी के भी बनते हैं और भटूरे छोले देसी घी के भी बनते हैं। पहले आपको खिलाए जाएंगे भटूरे छोले, छोले भटूरे। उसके बाद आप उसकी वैल्यू लगाएंगे कि अगर ये देसी घी का है तो क्या कीमत होनी चाहिए। इट मीन्स प्राइसिंग और वैल्यूएशन की बात हम बाद में करेंगे। वो स्टडी नंबर, रीडिंग नंबर 4 से 10 तक 6 रीडिंग्स स्पेसिफिकली ऑन प्राइसिंग ऑफ फॉर मतलब डेरिवेटिव्स के ऊपर हमने मेंशन किए हैं। रीडिंग नंबर 2 फॉरवर्ड कमिटमेंट्स है, कंटिजेंट क्लेम्स है, इनके फीचर्स की बात कर रहे हैं, इनको कंपेयर कर रहे हैं, इनके कंपैरिजन देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा टाइम इसी में लगाऊंगा। जैसे ये कंप्लीट हो गया रीडिंग नंबर 1, दैट इज व्हाट आई मीन बाय डेरिवेटिव एंड इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट्स, वो तो आपको वैसे चुटकियों में समझ आ जाएगा। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द रिस्क एंड व्हाट आर द यूजेस। रीडिंग नंबर 3 वो भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा अगर आपको ये बातें समझ आ गई। तो चलिए मैं अपनी जर्नी को आज फिर कुछ आगे लेके चलूं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमें रोशनी की तरफ लेके चल। आप जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लें। कैलकुलेटर अभी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दो क्लासेस में हम कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे। विल बी यूजिंग दैट, बट अभी फॉर टुडेज लेक्चर यू हैव टू जस्ट राइट ऑन ग्रेट मॉर्निंग लेक्चर नंबर 3 आई एम डूइंग फॉर डेरिवेटिव्स. This is again for reading number 2. When I say reading number 2, it means forward commitments. अभी तक मैं forward commitments की बातें कर रहा हूं। मैंने आपको ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आपको ये मैंने सारे चैप्टर्स और सारे इसके लर्निंग आउटकम्स मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताए थे। मैं एक बार हल्का सा दोबारा से आपको बता दूं कि मैं इस समय पहले लर्निंग आउटकम में ही हूं। ज्यादा कुछ अभी कराया नहीं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि जब तक आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे आप कैसे क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप लॉजिकली लेवल 2 में क्या कर पाएंगे, यहां पर भी एमसीक्यू कैसे हो पाएंगे, यू नो. So I am on to first learning outcome only define forward contracts. I think up to this point in lecture number 1 and 2 I discussed about the forward contracts. Now I am on to future contracts. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी मुझे लगता है 2-3 लेक्चर्स लगेंगे बिकॉज तभी आपको पूरा बेसिक, पूरा डिफरेंशिएशन और मार्क टू मार्केट, इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन सब समझ आएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले मेरे बेसिक कंसेप्ट एंड डेरिवेटिव्स अगर आप देख लेते हैं जो मैंने 20 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं तो भाई साहब सोने पे सुहागा ही क्या। ठीक है जी, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, फिर स्वैप्स करेंगे, फिर ऑप्शंस करेंगे। विद इन दिस यू नो मैं इस समय भूपेश आनंद पहले फॉर्मेट में ही हूँ, पहले लर्निंग आउटकम में ही हूँ, और मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी बातें बताऊंगा। मैं सबसे पहले मीनिंग नहीं बताऊंगा जैसे आप जनरली देखते हैं कि हम मीनिंग बता दें, नहीं बेटे। मैं आई विल बी टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर। फॉरवर्ड क्या और फ्यूचर क्या। अभी तक आपको फॉरवर्ड तो समझ आ ही चुका है, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर, हाउ दे आर डिफरेंशिएटिंग, यू नो, उनके बीच में अंतर क्या है। जैसे बचपन में आप करते थे ऑपोजिट वर्ड्स, है ना, या इनके बीच में डिफरेंस बताओ। तो आपको जब डिफरेंस पता चलेगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ आ जाएगा। तो आप जल्दी से कमर सीधी करके बैठे जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है जी। लेक्चर नंबर 3 मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को शुरू करने वाला हूं, और उस कहानी का नाम है एक ऐसा फॉरवर्ड कमिटमेंट, एक ऐसा वचन। कमिटमेंट का मतलब है मैं ये करूंगा, मरूंगा या करूंगा। जैसे हीरो हीरोइन को कहता है कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तू जो कहेगी मैं करूंगा। हीरोइन कहती है 5वीं फ्लोर से कूद जा, वो कूद नहीं पाता। इसका मतलब वो कमिटमेंट ढीली है उसकी। कमिटमेंट उसको बोलते हैं कि मर जाओ, जल जाओ, खत्म हो जाओ, जो बोल दिया वो कर दो। बिकॉज आवर वर्ड्स विल क्रिएट आवर वर्ल्ड। हमारे अक्षर ही हमारी दुनिया को क्रिएट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट की बातें करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपको मैंने बताया देयर आर 2 पार्टीज। एक वन पार्टी होती है, दूसरी काउंटर पार्टी होती है।
अभी तक जो हमने सीखा वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सीखा, वो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट होता है, लड़का लड़की आपस में बात करते हैं, बायर और सेलर बात करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है, स्पेसिफिक प्राइस होता है, मिडलमैन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट आपको लगता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब दुनिया बनी थी तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही थे, लेकिन कुछ आज मैं आपको इसकी कमियां भी बताऊंगा, और उन कमियों को दूर करने के लिए वी विल बी स्विचिंग ओवर टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू हम डिफरेंस देखेंगे। बेटा रजिस्टर ओपन करके आप लिख दें, सब लिखें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर वायदा, फ्यूचर वचन, फ्यूचर प्रॉमिस, कुछ भी सब लिखिए। मैं तो कहता हूं, मैं होता ना आपकी जगह तो सब लिखता, फ्यूचर वायदा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर वचन, फ्यूचर प्रॉमिस। इसका मतलब आप भविष्य में किसी को वचन दे रहे हो। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कहता है जी फॉरवर्ड में भी तो यही था, फॉरवर्ड वायदा, फॉरवर्ड वचन, फॉरवर्ड। बेटे बिल्कुल ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस है यार, यही तो पहले बताने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा ही नहीं, कंसेप्ट नंबर 3 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, मीनिंग नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं भूपेश आनंद, मैं क्यों बताऊं, मैं सबसे पहले लेक्चर नंबर 4 की बात करूंगा और आपको लेक्चर नंबर 3 की बात करूंगा। पहले मैं आपको उस कंसेप्ट में डिफरेंस बताऊंगा कि भाई साहब पाव भाजी का ये डिफरेंस है, छोले भटूरे का ये डिफरेंस है, दोनों के बीच में अंतर ये है, पिज्जा और बर्गर में ये डिफरेंस है, भूपेश आनंद और बाकी लेक्चर्स में ये डिफरेंस है। अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन से लेक्चर्स बाय करने हैं और लाइफ में फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल बनना है। ठीक है जी। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में जब डिफरेंस समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझ आ जाएगा। मैंने आपको एक बात वैसे लास्ट लेक्चर में बताई थी, किसी लेक्चर में बताई होगी कि यार इस दुनिया में आप कुछ भी खरीदने जाओ, जैसे कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि ये एसी का रिमोट है, ये एसी का रिमोट दिख रहा है, ये रिमोट है जी ब्लू स्टार का एसी लगा हुआ है। ठीक, अब मैं चाहता तो नॉर्मल एसी भी असेंबल्ड भी करा सकता था। मेरा एसी का जान पहचान वाला है, मेरा एक स्टूडेंट है जो जिसका काम एसी का है, वो मेरे को कहता सर आप असेंबल्ड करवा लो। मैं असेंबल्ड भी करा सकता था, बट मैंने असेंबल्ड नहीं कराया, मैंने ब्लू स्टार का एसी लिया। अब क्या लगता है मुझे, कल ऐसा लगे कि यार मैंने ब्लू स्टार का एसी ले लिया, मेरे को अज्यूम करता हूं कि मैं अपना रिकॉर्डिंग रूम कहीं और से कहीं और शिफ्ट करना चाहता हूं, मतलब दूसरी किसी सिटी में जाना चाहता हूं, तो फिर ये एयर कंडीशनर जो ब्लू स्टार का है, क्या इजीली ये मार्केट में सेलेबल हो जाएगा? अगर मैं ओलेक्स में या ओला में या कहीं पे भी ओलेक्स ऐप में, सेल ऐप में डालूं कि भाई मेरे पास ब्लू स्टार का एयर कंडीशनर है, उसकी ये लाइफ है, आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं असेंबल्ड लेता और उसको ओलेक्स में डालता, और अगर ब्लू स्टार लिया और उसको ओलेक्स में डाला, तो आसानी ज्यादा ब्लू स्टार में होगी बेचने में, क्योंकि ब्लू स्टार एक स्टैंडर्ड नाम है, एक स्टैंडर्ड ब्रांड है, एक स्टैंडर्ड फीचर है, एक स्टैंडर्ड गुडविल है। मैं ये कहता हूं कि ब्लू स्टार में ये सभी बातें हैं। इट मींस आई विल बी इजीली एबल टू सेल दिस एयर कंडीशनर एज कंपेयर टू असेंबल्ड। ठीक है, सुनना, एग्जांपल सुनना ध्यान से। ये आपके सामने मैंने ये ब्लेजर पहना हुआ है। आप ये बताइए, ये ब्लेजर में देखिए लिखा हुआ वैन हुसैन, ये वैन हुसैन का मैंने खरीदा है। तो चाहे मैं चेन्नई से परचेज करूं, बॉम्बे से करूं, दिल्ली से करूं, कलकत्ता से करूं, झुमरी तलैया से करूं, अगर वैन हुसैन के शोरूम में जा रहा हूं तो इसी क्वालिटी का मिलेगा, इसी प्राइस में मिलेगा, इसी साइज का मिलेगा, इसी डिजाइन का मिलेगा। इसका मतलब मैं, अगर कल मुझे ऐसा लगता है, पंडित जी ने कहा जी ये तेरे को कोट पहनना ही नहीं है इस कलर का, और मैं इसको सेल करना चाहूं, तो मैं इजीली सेल कर सकता हूं, क्योंकि वैन हुसैन का ब्रांडेड है। और अगर मैंने ऐसा ही ब्लेजर अपने दर्जी से, अपने टेलर से स्टिच कराया होता, तो शायद मुझे उसको बेचने में मुश्किल हो सकती थी, उसकी लिक्विडिटी नहीं होती। एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो कमर झुक के पढ़ रहा है ना, इसलिए नींद आ रही है। दूसरा बच्चा लेट के पढ़ रहा है, उसको लगता है ये लेक्चर्स फ्री के हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। वो एक्चुअली में बेवकूफ हैं, सारे बेवकूफ हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, होनहार बलवान के होते हैं चिकने पात, जो सच में आगे बढ़ने वाले होते हैं, उनके लक्षण ही कुछ और होते हैं। यार क्या बात कर गए, कमर सीधी करके पढ़ेंगे। बेटे मैं जो एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं अभी मैंने फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस में बताने हैं। क्या बात कर रहे हो यार,
आज तक जो भी कुछ किया ना आपने, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किए, वो 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो स्टैंडर्डाइज नहीं थे, वो आपकी नीड के ऊपर थे। आपने जैसी जरूरत समझी उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया। आपको 1 लाख के डॉलर चाहिए थे, आपने 1 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया HDFC से। आपको 10,000 पाउंड चाहिए थे, आपने 10,000 पाउंड का बाय का या सेल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अपनी मर्जी से जितनी आपकी जरूरत थी, बिना किसी स्टैंडर्डाइजेशन के, एज पर योर ओन नीड्स, एज पर 1-to-1 कॉन्ट्रैक्ट, एज पर नो मार्जिन मनी। आपने कोई मार्जिन मनी कोई डिपॉजिट नहीं किया। लेकिन दोस्त मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने कल्याण ज्वेलर्स से दिवाली से पहले 4 दिन पहले कुछ 1 किलो सोना खरीदने की बात की और उससे कॉन्ट्रैक्ट किया। अज्यूम करते हैं कि मार्केट में इतना उछाल आया कि सोना 2 लाख रुपए 10 ग्राम हो गया। क्या लगता है? कल्याण ज्वेलर्स, नो डाउट ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन साहब हैं, नो डाउट आलिया भट्ट उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। क्या लगता है कल्याण ज्वेलर्स का जो चार्टर्ड होल्डर होगा या जो उसका फाइनेंस मैनेजर होगा या जो उसके ओनर्स होंगे, क्या उनकी नीयत खराब हो सकती है या नहीं हो सकती? क्योंकि एक डील में उनको 4-5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, जो मेरे साथ डील की उन्होंने, क्योंकि सोना एकदम बढ़ गया, क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं। अगर वो भाग जाएंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, कोर्ट में केस ही फाइल कर दूंगा और क्या हो जाएगा, मैं बस ऐसे चक्कर लगाता रहूंगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा मैं कहूंगा मुझे तो रिकॉर्डिंग करनी है, मैं छोड़ दूंगा। इसका मतलब जब दुनिया बनी थी ना, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लोगों में इंटीग्रिटी थी, जो सोचते थे वही बोलते थे, जो बोलते थे वही करते थे। धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन बढ़ा। सतयुग से द्वापर युग में आ गए, द्वापर से त्रेता में आ गए, अब धीरे धीरे कलयुग आ गया। अब कलयुग में है, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। इट मीन्स जब कंक्लूजन होने वाला होता ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में लॉन्ग फॉरवर्ड और शॉर्ट फॉरवर्ड बताए थे आपको, तो उस कंक्लूजन वाले दिन जिस पार्टी को ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, वो भाग जाती है। अब जब भाग जाती है तो उसकी ऑनरिंग ही नहीं होती, डिसऑनर कर देती है वो। जैसे कई बार आप चेक इशू करते हैं तो वो डिसऑनर हो जाता है। अब बताइए क्या करें? अच्छा, कोई मार्जिन मनी नहीं थी, कोई एक्सचेंज थी नहीं, किसी के कोई मिडलमैन था नहीं। अगर एक्सचेंज के थ्रू होता तो एक्सचेंज पकड़ती और एक्सचेंज ब्रोकर के थ्रू काम होता, ब्रोकर सब ब्रोकर अपॉइंट करता और सब ब्रोकर उसका KYC करता, नो योर कस्टमर करता और उससे मार्जिन मनी लेता, डिपॉजिट लेता। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। तो कई बार ऐसा देखा गया कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो ऑनर नहीं हो रही, मैक्सिमम केसेस में डिसऑनरिंग हो गई। वो धीरे धीरे मार्केट को ऑर्गेनाइज करना था। तो अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, फिर इंडिया में, इन सभी को हमने क्या किया, एक सिस्टम बनाने की कोशिश की। और हमने कहा कि अब स्टॉक मार्केट में 2 सेगमेंट्स होंगी, एक कैश सेगमेंट होगी और एक फ्यूचर सेगमेंट होगी। फ्यूचर सेगमेंट का मतलब है कि अगर आप भविष्य किसी का खरीदना चाहते हो, उसकी राइट खरीदना चाहते हो या उसकी लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो या शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो, तो यू हैव टू एंटर थ्रू फ्यूचर मार्केट एंड दैट मार्केट इज ऑल्सो नेम्ड एज फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट। सो टुडे the next type of derivative instrument which I want to discuss in within forward commitment is a future contract. And before telling that, I should know what is the difference between the forward contract and future contract. So I will say forward contract और future contract में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, ये स्टैंडर्डाइज है CFA USA के लिए। मैं स्पेसिफिकली रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। वर्सेस आप किसी को दूसरे के लेक्चर्स देखें जो CPA करा रहा है, उसमें डेरिवेटिव्स है, आप वही वाले लेक्चर CFA के लिए कर रहे हैं, वो बैठ के पढ़ा रहा है, ढीला ढीला होकर पढ़ा रहा है, सो के पढ़ा रहा है, उसको पता नहीं क्या पढ़ाना है। तो वो फॉरवर्ड हुआ। पहले जमाने में जब ऑप्शंस नहीं थी तो वैसे ही करते थे लोग, चॉइस ही नहीं थी। आज चॉइस है भूपेश आनंद की, आज आपको बेस्ट कस्टमाइज लेक्चर्स मिल सकते हैं, तो व्हाई नॉट दिस? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने भी वैसे अर्जुन को यही बात बोली थी, यदा 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 धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम। तब तब धर्म की जब जब हानि हुई, तब तब कुछ नया अवतार हुआ। बेटे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैं डिफरेंसेस बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि बड़ी सारी वीकनेसेस थी, लोगों की नीयत ही खराब हो रही थी। तो धीरे धीरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जन्म हुआ। आप सभी कमर सीधी करके बेटे ये डिफरेंस जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, बेटे नाराज नहीं होना, बेटे नाराज नहीं होना ना, बेटे नाराज क्यों हो रहे हो? लिखना है ना थोड़ा सा।
अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा, आप लॉजिकली कर पाओगे। तो आप सबसे पहले आज लिखेंगे, जो भी कंसेप्ट नंबर है आप लिखेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का नाम तो लिख दिया, लेकिन पहला उसमें ए पॉइंट लिखेंगे या बी पॉइंट ही है, ये तो बी है, फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर्स। आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस देख रहे हैं। कॉमन तो है ही, दोनों में बाय सेल होता है, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, लॉन्ग होगी या बाइंग होगी, बुलिश होगी या बेरिश होगी। मैं आज अंतर बता रहा हूं, फिर अंतर बता के फ्यूचर का मतलब बताऊंगा। ठीक है जी। पहली बात, पहला आप फॉरवर्ड में पहला पॉइंट लिख रहे हैं, इट इज OTC, इट इज 1 to 1। वैसे OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर, मतलब एक काउंटर में बैठ गए, हमने बातचीत की है ना, उसके बाद हमने एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आज तक आपने किए लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में, ये लेक्चर 3 है बेटे। लेक्चर 1 और 2 में जो कॉन्ट्रैक्ट किए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो किए, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, OTC कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स थे। लेकिन साथ साथ डिफरेंस भी करेंगे। तो अब आप फ्यूचर में लिखिए, जो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बेटे, ये 1 to 1 नहीं होंगे। आपको फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू, आपको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपको उस सिस्टम के थ्रू जाकर वो चीज खरीदनी है। उसके कुछ फायदे होंगे, देखेंगे। तो अभी लिख दीजिए, OTC कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड होता है, और यहां पर लिखा मैंने एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट। इट मींस इट कैन बी एंटर्ड थ्रू फ्यूचर एक्सचेंज। आप फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू करेंगे, सीधी सी बात। जैसे स्टॉक मार्केट होती है, जैसे आप ये बताइए, आपको सेब खरीदने हैं, एप्पल्स खरीदने हैं, है ना, तो एप्पल्स आपके घर के आसपास वो बेचने वाले आते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, आवाज लगाते हैं, सेब ले लो, आम ले लो, आप ले लेते हो। बट अगर आपको अच्छी क्वालिटी के लेने हैं तो आप बिग एप्पल में जाओगे, रिलायंस फ्रेश में जाओगे, वहां जाकर स्टैंडर्डाइज चीजें लोगे। इसका मतलब दोनों एप्पल्स दोनों हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि वो एप्पल्स जो है 5 या 6 की पैकिंग में होंगे, अलग से बॉक्स में होंगे, उसके ऊपर वो फाइबर उन्होंने पेपर लगाया होगा, उसका वेट होगा, उसकी क्वालिटी होगी। इसका मतलब दे आर ऑफ स्टैंडर्डाइज क्वालिटी, स्टैंडर्डाइज प्राइस एंड स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी। जैसे चीनी खरीदनी है, शुगर खरीदनी है, तो आप बनिए की दुकान से खरीद सकते हो जो आपके घर के पास है, लेकिन शुगर खरीदने के लिए आप मवाना शुगर की शुगर भी खरीद सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? मवाना शुगर की शुगर, वो कहते हैं जी हम 5 किलो की पैकिंग में देंगे, इससे कम नहीं देंगे, हमारा प्राइस ये रहेगा, इससे कम नहीं होगा, हमारी यही क्वालिटी रहेगी, इतना मोटा दाना होगा चीनी का, यही देंगे, इससे नीचे कुछ नहीं देंगे। अगर आपको दूसरी क्वालिटी देनी है तो हम नहीं देंगे। इट means if a asset, if a contract, if it is of standardized price, standard quantity, standard quality, standard price, it means that is nothing but future exchange. That we can sell it through future market. That is a future contract. अब आप डिफरेंस लिख रहे हैं। पहला डिफरेंस तो लिख भी चुके हैं कि बच्चों को नींद आ रही थी, होगा था, पता नहीं क्या बोलता जा रहा है मास्टर आज। बेटे मैं कह रहा हूं ना, नाराज नहीं होना। पहला डिफरेंस आप लिख चुके हो। पहला डिफरेंस फॉरवर्ड में लिखा आपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने ऐड कराया OTC, मैंने कहा 1 to 1, और यहां पर लिखा आपने एक्सचेंज ट्रेडेड। दूसरा डिफरेंस लिख रहे हो, आपकी जितनी मर्जी है आप उस हिसाब से चीनी खरीदो बनिए की दुकान से। दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपको जितने डॉलर्स चाहिए फ्यूचर में, या आपको जितना सोना चाहिए, आपको जो भी कुछ चाहिए, यू कैन एंटर इनटू बाय कॉन्ट्रैक्ट और सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट एज पर योर नीड्स। इट इज अ यूनिक कॉन्ट्रैक्ट, आप ही के लिए। इट इज अ कस्टमाइज्ड, आपके लिए बनाया गया है। कई बार आप खाना खाने जाते हैं ना 5 स्टार्स में, एक होता है बफे मतलब सबके लिए स्टैंडर्डाइज है, जो मर्जी खाओ भाई साहब। एक होता है आला काटे, आप कस्टमाइज ऑर्डर करते हो कि मुझे यही खाना है। तो आला काटे जो आप खा रहे हो बेटे, जो कस्टमाइज है, जो आप ऑर्डर करके खाते हो, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि उसमें आप 1 to 1 कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। बट जो सबके लिए कॉमन है, बुफे है, आप स्वीडिश कीजिए, ये खाइए, स्नैक्स खाइए, मेन मेन्यू खाइए, चटनी खाइए, हमें खाइए, सब कुछ खा लीजिए। इट मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड दिस, दैट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो सेकंड डिफरेंस आप इसमें लिख रहे हैं स्टैंडर्डाइज।
बेटे साथ साथ लिखना, मैं फिर बता रहा हूं, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे करना, चालाकी नहीं करनी कि भाई हम नहीं लिखेंगे बाद में लिखेंगे। यार समय निकलता जा रहा है, कब लिखोगे यार। थर्ड डिफरेंस इज डिफॉल्ट रिस्क इज प्रेजेंट। मैंने अभी अभी बताया आपको बेटे, कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल दिया, मैं आप स्पेसिफिकली कल्याण ज्वेलर्स का एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए कल्याण का नाम ले रहा हूं। मेरा कोई निजी नुकसान या निजी लेना देना नहीं है कल्याण ज्वेलर्स से। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर डिफरेंस ज्यादा होगा ना प्रॉफिट और लॉस का, तो जो काउंटर पार्टी होगी या फर्स्ट पार्टी होगी वो भाग जाएगी, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई दलाल नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, इसलिए यहां पर डिफॉल्ट रिस्क होने के चांसेस हैं। यहां पर काउंटर पार्टी रिस्क, नो डिफॉल्ट रिस्क, क्योंकि यहां पर जो दूसरी काउंटर पार्टी है आपसे डायरेक्टली एंटर नहीं कर रही, वो भी फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, आप भी फ्यूचर एक्सचेंज के थ्रू उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। फॉरवर्ड में तो हम आमने सामने, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, मैं तेरा तू मेरी, है ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नो डाउट वन विल हैव अ लॉन्ग पोजीशन एंड सेकंड विल हैव, सेकंड पार्टी विल बी नेम्ड एज अ काउंटर पार्टी, बट द पॉइंट इज दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ अ दलाल, and that dalal is that platform is future market, that is stock exchange, that is future exchange, getting my point। तो भाई साहब उसमें मार्जिन मनी चलेगी, आप अगर उसमें जाओगे तो डिपॉजिट देना पड़ेगा, आप भाग ही नहीं सकते। कैसे भागोगे, आपका हर रोज मार्क टू मार्केट होगा, अभी बताऊंगा। यहां लिखिए नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड। आई थिंक मैंने लास्ट लेक्चर 1 और 2 में कभी आपको बताया कि मार्जिन मनी होगी, हो सकती है, वो आपस में उनके ऊपर है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। यहां पर भाई साहब, यहां पर मार्जिन मनी होगी, मार्क टू मार्केट का प्रोसेस बताऊंगा अलग से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताऊंगा। बेटे मैं तो इन्हीं में पला बड़ा हूं, मैं तो डेरिवेटिव से ही तो बड़ा हुआ हूं, मुझे तो ट्रेडिंग मालूम है, मैं तो तभी तो बता पा रहा हूं इतनी बढ़िया, इतनी फ्लुएंसी से। मैं अपने आप को रोकता हूं, लेकिन मैं रोक ही नहीं पाता, वर्ड्स कैसे निकलते जा रहे निकलते जा रहे हैं। आप मेरे कॉन्फिडेंस को तो देखो। तो नो मार्जिन इज रिक्वायर्ड, क्लियरिंग हाउस इज द काउंटर पार्टी ऑफ ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां पर मार्जिन मनी होगा। मैं भूपेश आनंद यही बात बताना चाहता हूं। नेक्स्ट डिफरेंस आप लिख रहे हैं नो मार्क टू मार्केट। I think we are not aware even what is mark to market. So I will be telling you in the next lecture, in that I will be telling you what I mean by initial margin, what I mean by maintenance margin, and what is the process of mark to market, because that is given to you in curriculum as well in Squazer. तो मैं आपको उसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, करिकुलम की सारी बातें करेंगे। मैं कहता हूं यहां पर मार्क टू मार्केट है, मार्जिन मनी है, मार्क टू मार्केट है, एमटीएम का प्रोसेस है। लिख लो ना बेटे, नाराज मत होना बेटे, लिख लो मेरे बेटे, ए मेरे बेटे, बेटे ए बेटा, लिखो ना मेरे बेटे, लिखो मेरे बच्चे, ए बेटे। देयर इज नो रेगुलेशन, मैंने कहा रेगुलेशन ही नहीं है, नो लिटिल रेगुलेशन, देयर इज ह्यूज रेगुलेशन इन फ्यूचर मार्केट्स। सो आई थिंक अभी तक आपको थोड़ा सा 100% नहीं तो कुछ तो समझ आया होगा कि भाई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है ना। मेन डिफरेंस है स्टैंडर्डाइजेशन का। मैंने कहा जी स्टैंडर्डाइजेशन, अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करेंगे ना तो फ्यूचर मार्केट चल ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर हर चीज फिक्स रखनी पड़ेगी, लॉट फिक्स होना चाहिए कि भी एक लॉट में इतने लाख डॉलर्स हैं, या एक लॉट इतने का होगा, एक लॉट में इतना किलोग्राम सोना है। नाउ यू कैन परचेज दैट लॉट अनलेस एंड अनटिल हम स्टैंडर्डाइज करें। आप बताओ वैन हुसैन जब तक इन स्टैंडर्डाइज नहीं करेगा, अलग अलग तरह के डिजाइन, अलग अलग तरह के साइजेस बनाने शुरू कर देगा, कोई खरीद ही नहीं पाएगा यार। तो उनको एक फिक्स प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड में सब कुछ रखना पड़ेगा। तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर आप देखें तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इट इज इन रिगार्ड टू स्टैंडर्डाइजेशन। व्हेन आई से स्टैंडर्डाइजेशन इट मींस आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मवाना शुगर्स। प्लीज राइट डाउन द एग्जांपल, एटलीस्ट मवाना शुगर का नाम लिख लो तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया वैन हुसैन का, प्लीज आप वैन हुसैन का एग्जांपल लिख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया बिग एप्पल का, प्लीज आप लिख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया डब्ल्यू की कुर्तीज का जो फीमेल्स के लिए हैं, तो बेटे आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं और आप लॉजिकली समझ पाएंगे। मैंने कहा ये सब कुछ हम एक्सचेंज के थ्रू एंटर करते हैं, और एक्सचेंज क्या करेगा, दलाल रख लेगा, अपने ब्रोकर्स बनाएगा। उन ब्रोकर्स को मैंने कहा दलाल है, और ये दलाल क्या करेंगे, अपने सब दलाल, सब ब्रोकर्स अपॉइंट करेंगे।
इसका मतलब इफ यू वांट टू एंटर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू एंटर इट थ्रू सब ब्रोकर एंड यू हैव टू फुलफिल द फॉर्मेलिटीज, दैट इज नो योर कस्टमर, यू हैव टू फुलफिल द मार्जिन मनी, ऑल दैट यू हैव टू डू। इसी तरह से जो दूसरी पार्टी होगी काउंटर पार्टी, वो भी दलाल के थ्रू जा सकती है, डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकती। इसमें क्लियरिंग हाउस होगा, इसमें क्लियरिंग हाउस के साथ साथ सब ब्रोकर्स होंगे, है ना। अब लॉन्ग भी हो सकते हो आप, शॉर्ट भी हो सकते हो, वो तो मैं नहीं कह रहा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, चाहे ऑप्शन है, चाहे फ्यूचर है, चाहे फॉरवर्ड है, चाहे स्वैप है, you can bullish, you can have a thought of bullish thought, or you can have a bearish thought, that I am not talking for. It can be there, so you can have a long position or you can have a short position. Even in future, futures देखिए, अगर आप गोल्ड के लेते हो तो हम जनरली कहते हैं गोल्ड फ्यूचर, अगर आप फॉरवर्ड लेते हैं तो गोल्ड फॉरवर्ड, तो डिफरेंशिएट कर दिया। इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, डॉलर फ्यूचर, भूपेश आनंद फ्यूचर नहीं होगा क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। कैटरीना कैफ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी बताऊंगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कैटरीना का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं बार बार, है ना। तो लिखिए, क्लियरिंग हाउस होगा, मार्जिन मनी होगा, एक साइड शॉर्ट होगी, एक साइड लॉन्ग होगी, वो आपको पता ही है। मैं चाहता हूं कि आप लिखें, आप मेरे, मैं आपका हूं। प्लांट सीड्स ऑफ होप, ठीक है जी। मार्जिन इन द सिक्योरिटीज इज लाइक अ डाउन पेमेंट, ठीक है जी। अभी यहां तक आपको क्या बात समझ आ गई? मैं एक छोटा सा गाना दिखाना चाहता हूं, और ये कपिल देव इस मूवी का नाम है। मैं सीधा उसी पॉइंट पे आ गया हूं जो मैं चाहता हूं कि आप सीएफए यूएसए लेवल 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो। मान लेते हैं आपने पहले अटेम्प्ट दिए और आपके नहीं क्लियर हुए, कोई बात नहीं, मन छोटा नहीं करना है, आगे बढ़ना है। मान लिया आपके अमेरिकन कोर्स कर रहे हैं, मान लिया कि अब उनको डॉलर्स दे रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार करो और फिर अपने कोर्स बनाओ बेटे, इंडिया को ऊपर लेके जाओ, आओ लहरा दो इंडिया का नाम। जीतोगे यार, जीतोगे, आप भी जीतोगे, घबराना नहीं है, बढ़ के दिखाना है यार। तो मुझे लगता है कि शायद आज मैंने इस लेक्चर नंबर 3 को थोड़ा सा ऑनर किया और आपको समझाने की कोशिश की कि भाई मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बताना क्या चाह रहा हूँ, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेटे मैंने आपको क्या बताना है, मार्जिन मनी के ऊपर बड़ी सारी बातें करनी है, जिसमें आज नहीं बता रहा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है मार्क टू मार्केट। करिकुलम वालों ने पूरा डिटेल में इसके ऊपर एग्जाम्पल्स दिए, क्वेश्चन दिए, है ना। और स्क्वायर में भी इसके ऊपर अलग से क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर अलग से आंसर्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक स्पेसिफिक फोकस दूं। तो लेक्चर नंबर 4 में पूरा डिवोट कर रहा हूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, एंड आई विल बी डूइंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन रिगार्ड टू मार्क टू मार्केट प्रोसेस। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमटीएम प्रोसेस, व्हाट इज इनिशियल मार्जिन, व्हाट इज मेंटेनेंस मार्जिन, और मैं एग्जांपल दूंगा एक किसका, एक सिंटेक्स की टैंकी का, कि पानी कैसे भरते हैं आप अपने घर में। अगर आप पानी भरते हैं और टैंकी मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस एमटीएम, इनिशियल मार्जिन और मार्क टू मार्केट क्या प्रोसेस होता है, कैसे करते हैं, क्या है। बेटे भूपेश आनंद बताएगा। लेक्चर नंबर 3 मेरा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। मैं लेक्चर नंबर 4 में आपसे मिलूंगा नए जोश के साथ, नई बातों के साथ। आज मैंने अभी खाली डिफरेंस बताने की कोशिश की है। आई थिंक अब आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में ए पॉइंट नहीं बताया आपको, है ना, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस। पहले मैंने डिफरेंस में आ गया था, तो अब चेक करिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। मैंने कहा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। लिख लें, चाहे लिख सकते हैं, इट इज सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे अभी अभी हमने डिफरेंस देखा, पूड़ी छोले और छोले भटूरे, आप ये बताइए, पूड़ी छोले भी खाए होंगे और छोले भटूरे भी खाए होंगे, लगभग भाई बहन हैं, लेकिन डिफरेंस है ना, है ना। विद द की डिफरेंसेस दे आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, एंड देयरफॉर बेटे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड इन फ्यूचर एक्सचेंज। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, क्योंकि वो फ्यूचर एक्सचेंज में है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की उसको रेगुलेट करती है, इंडिया में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तो मैंने कहा क्योंकि वो वहां पर हैं, इसलिए पहली बात फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटेड हैं। दूसरी बात आपने देखी, देयर इज नो काउंटर क्लेम पार्टी रिस्क। अब आपको समझ आ रहा है
क्योंकि मैंने एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की, डिफरेंसेस बताए। अब मैं सीधा ही बोलता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लिख लो देयर इज नो पार्ट इन दिस, देयर इज दिस 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 दिस, लिख तो लेते, लेकिन आपके मन में खुशी नहीं होती। ठीक है जी। तो डिफॉल्ट रिस्क इन्वेस्टर डज नॉट वरी अबाउट, जो इन्वेस्टर है लॉन्ग पोजीशन है, जिसके पास शॉर्ट पोजीशन है, डज नॉट वरी अबाउट द एबिलिटी ऑफ द काउंटर पार्टी, बिकॉज काउंटर पार्टी के लिए अलग से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो एक्सचेंज के थ्रू हुआ है। देयर इज अ क्लियरिंग हाउस, वी हैव सीन दैट। वो एक क्लियरिंग हाउस होगा, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे क्लियरिंग हाउस एमटीएम प्रोसेस होता है। देयर इज अ डेली सेटलमेंट, मैंने कहा ना, जो आप सब ब्रोकर से एग्रीमेंट करेंगे, जिससे केवाईसी कराएंगे, उसको मार्जिन मनी डिपॉजिट करेंगे। जब आप मार्जिन डिपॉजिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हर रोज हम चेक करेंगे कि आपको प्रॉफिट या लॉस क्यों, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेट ऑफ, क्योंकि मैक्सिमम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का होता है। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ 3 महीने का डिफरेंस है। इसका मतलब 3 महीने के बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, ऑफसेट करना, स्केयर करना कंपल्सरी है, क्योंकि फिजिकल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी नहीं होती जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फिजिकल डिलीवरी होती है। मेरी बात समझ रहे? अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, बेटे मैंने ये बेसिक कंसेप्शन डेरिवेटिव में बताया है कि ऑफसेटिंग कैसे करते हैं, कैंसिलिंग कैसे करते हैं। अब आपके कोर्स में नहीं, वो लेवल 2 में है ना। तो आप अगर देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं। जैसे आपने लॉन्ग पोजीशन ली तो आपको उसको कैंसिल करना पड़ेगा 3 महीने के बाद, क्योंकि वो खड़ा थोड़ी रहेगा, खत्म होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट लेकर उसको कैंसिल करना पड़ेगा, प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, जो हम मार्क टू मार्केट में डेली करते हैं। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा हर रोज। सब ब्रोकर आपका आप ही के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों देयर इज अ डेली सेटलमेंट व्हिच इज एम्ड एट मार्क टू मार्केट एंड द क्लियरिंग हाउस विल डू दिस। So it means it is a future contract similar to forward contract, neither party pays and this when the contract is entered। वो देख लेंगे, ये छोड़ दीजिए। आपको मैं कुछ और बातें भी बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कि प्राइस लिमिट्स क्या होती है ना, और लिमिट मूव क्या होता है। बेटे करिकुलम ने ये ऐड किया है। जब मैंने लेवल 1 दिया था तो उस समय प्राइस लिमिट नहीं थे, सर्किट ब्रेकर्स की बात नहीं होती थी, है ना, प्राइस मूव्स की बात नहीं होती थी। आप एक बार पढ़ लीजिए, मैं एक सेकंड में बताता हूं कि व्हाट आई मीन वांट टू से इन रिगार्ड टू प्राइस लिमिट। एक्सचेंज इंपोज लिमिट्स ऑन हाउ मच द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैन चेंज, क्योंकि इससे धांधलेबाजी ना होना यार। मतलब एक आप मार्केट को मैनिपुलेट ना कर पाए। हमने एक लेवल बना दिया, एक इंटरवल बना दिया कि मार्केट में मूवमेंट अगर किसी पर्टिकुलर एसेट की प्राइस की, अंडरलाइंग एसेट की, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, मतलब इसके बीच में ही रहेगी। अगर इससे ज्यादा हो गई तो मार्केट को हम बंद कर देंगे, हम उस सर्किट को ब्रेक कर देंगे। जैसे आपकी लाइट में एमसीबी होती है, उसमें करंट आगे पीछे आए तो एमसीबी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है जब उसमें करंट गलत आता है। तो वही है एमसीबी मतलब अगर उसमें कुछ प्राइस में ज्यादा डिफरेंस है, इन्वेस्टर्स एक्सचेंज मेंबर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग ट्रेड एट प्राइसेस आउटसाइड दीज लिमिट्स। इट मींस हम एक लिमिट लगा देंगे, उस लिमिट से ज्यादा आप ट्रेड नहीं कर सकते। उनको बोलते हैं सर्किट फिल्टर्स। जैसे एमसीबी, आपके यहां पर कोई अगर प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिसिटी में तो एमसीबी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, लाइट पीछे से आनी बंद हो जाएगी। इसी तरह से हमने फ्यूचर के इसमें मार्केट में क्या किया, सर्किट ब्रेकर्स लगाए हुए हैं। नेक्स्ट लिखिए जी, लिमिट मूव। इफ द price hits the upper circuit, it is said to have made a limit move or limit up. If the price hits the lower circuit, it is referred to as limit down। लिखना है, पेपर में आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, समझ आना चाहिए। नो डाउट मैं प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन लिख तो लो बेवकूफ, कमर सीधी। लिमिट मूव, लिमिट डाउन, 2 अक्षर उन्होंने हाईलाइट किए हैं अपने करिकुलम में, लिमिट मूव एंड लिमिट डाउन। एंड व्हाट आई मीन बाय प्राइस लिमिट, बेटे पता होना चाहिए, लिखो। मुझे मालूम है आपको पता है, बट स्टिल आप जब लिखोगे तो आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी, आपको थोड़ा सा और पता चलेगा। आप लिख लो ना। प्राइस लिमिट मूव, लिमिट डाउन, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। तो इस तरह से मैं आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से अलविदा ले रहा हूं आज के लेक्चर में। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में भी इसी में रहने वाले हैं, मार्क टू मार्केट करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।